पिछली क्लास में अपने बात की भी कैसे कोई किसी की द्रव्यमान क्षति के कारण क्या निकालते हैं, ऊर्जा। ठीक है, आज की क्लास में अपने बात करेंगे भी कोई भी अगर आगे कोई भी वस्तु है तो उसके द्रव्यमान या बंधन ऊर्जा क्या आती है। तो आज की अपनी हेडिंग है बंधन ऊर्जा। ठीक है, जिसे बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मतलब ये होता है भी जैसे कोई चीज ए है और उसके पास में कोई दूसरी चीज क्या बंधी हुई है, बी, कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच में, क्या बनाया है, बंध बनाया। और मैंने देखा इस बंध की ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 50। ठीक है, तो ये जो तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही तो ऊर्जा उसको बांध के बैठी। ठीक है, तो इसको बांधने वाली ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 50। इसका मतलब मुझे इसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इसलिए बंधन ऊर्जा का मतलब ये होता है कोई भी द्रव्यमान है, ठीक है, या जो नाभिक है उसके अंदर जो प्रोटॉन है और जो दूसरा प्रोटॉन है उनको वह कितनी ऊर्जा से एक दूसरे को क्या करके रख रखे हैं, बांध के रख रखे हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो एक दूसरे को कितनी ऊर्जा से क्या कर रखा, उन्होंने बांध रखा है। ठीक है, जिसके आधार पे अपने कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, अब देखो बंधन ऊर्जा आती है हमेशा किसकी, नाभिक की। किसकी, नाभिक की। तो मैंने मानी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, Eb, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। इसलिए ई ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा। और ये हमेशा किसकी आती है, नाभिक की। इसलिए मैंने लिखा भी तो नाभिक की ऊर्जा है जो बंधन ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या है, Eb। बंधन ऊर्जा का मतलब हो गया उस नाभिक को तोड़ने के लिए अपने को कितनी ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता। यानी सीधा सा मतलब है बंधन ऊर्जा का मतलब है जो नाभिक है उसके जो प्रोटॉन वगैरह हैं वो एक दूसरे को कितनी ऊर्जा से क्या कर रखे हैं, बांध रखे हैं। ठीक है, वो कौन सी ऊर्जा में आता है, बंधन। तो अगर मैं बात करूं नाभिक की बंधन ऊर्जा तो इसका मतलब पूरे नाभिक के लिए, और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी वीडियो, अगर अपने बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे ये जो Eb ऊर्जा है वो पूरे नाभिक के लिए, इसका मतलब ये कितने के लिए, न्यूक्लियॉन्स के लिए। और पूरा न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी ये जो बंधन ऊर्जा है वो कितने न्यूक्लियॉन्स के लिए है, ए न्यूक्लियॉन्स के लिए, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को। तो नाभिक के अंदर अगर बात करूं तो प्रोटॉन प्लस क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, ए, उसकी द्रव्यमान संख्या। तो या तो ये बोल लूं कुल न्यूक्लियॉन या फिर कितने न्यूक्लियॉन, ए न्यूक्लियॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसलिए यहाँ पे ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो बंधन ऊर्जा है, वो कितने न्यूक्लियॉन्स के लिए है, ए न्यूक्लियॉन्स के लिए। कितने न्यूक्लियॉन्स के लिए, ए न्यूक्लियॉन्स के लिए। तो एक न्यूक्लियॉन के लिए कितनी आएगी फिर, Ep बटे ए। तो ये कितने न्यूक्लियॉन के लिए है, एक न्यूक्लियॉन के। इसलिए इसे बोलते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, जिसको लिखते हैं Ep बाई ए और इसे लिखते हैं डेल्टा Eb। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो एक चीज याद रखना थोड़ा सा, अगर अपने नाभिक की ऊर्जा की बात करें तो नाभिक की ऊर्जा भाई Eb, जिसे बोलते हैं उसकी बंधन ऊर्जा। लेकिन अगर ये जो ना बंधन ऊर्जा है वो पूरे नाभिक के लिए आई है, पूरे नाभिक का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए आई है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। इसलिए बोलते हैं कि जो Eb जो बाइंडिंग बंधन ऊर्जा आई है वो पूरे किसके लिए आई है, न्यूक्लियॉन्स के लिए आई है। इसलिए एक के लिए कितनी आएगी, Ep बटे ए, जिसे बोलते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। अब आपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है, निकल की। किसकी होती है, निकल की। ध्यान रखना, इससे कम किसकी होती है, आयरन की। ठीक है, ये लगभग क्या होती है, दोनों की बराबर, पॉइंटों में फर्क होता है। इसकी आती है लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये निकल इसकी 8.84 ऐसा होता है। ठीक है, यानी सिंपल सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भी किस नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है, निकल की। ठीक है, और उससे थोड़ी सी कम किसकी होती है, आयरन की। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है।
तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का अपने एक ग्राफ बनाएंगे जो पूरी तरह से प्रैक्टिकली है, तो उसको अपने को ज्यादा ध्यान नहीं रखना क्योंकि उससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। उसमें बस ये दे रखा है बीए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ईबी है और इधर मैं दे रहा हूं उसकी द्रव्यमान संख्या, तो उसका ग्राफ कुछ आता है ऐसे, ऐसे ऐसे चलता चलता ऐसे आता है। यहाँ पे सबसे जो ऊपर टॉप पे होता है वो कौन होता है, निकल, और इसके जस्ट पास में कौन होता है, आयरन। तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बस अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, निकल की। किसकी होती है, निकल की, ठीक है। उसको आपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ये होती है अपनी बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा का वैल्यू अपने देखा ही था, E बराबर डेल्टा M गुना C का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नाभिकीय बल। किसकी बात करेंगे, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का मतलब ये होता है कि जो नाभिक है यानी 10 की घात -15 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो प्रोटॉन है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वो कौन सा बल पाया जाता है, नाभिकीय। नाभिकीय एक विशेष प्रकार का बल माना जाता है जो हमेशा ही कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति। कौन सी प्रकृति का, आकर्षण। और जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है, नाभिक में। किसमें पाया जाता है, नाभिक। नाभिक का मतलब सिर्फ 10 की घात -15 मीटर तक ही पाया जाता है। इसकी बात हमने की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उसे कौन सा बल बोलते हैं, नाभिकीय बल। इसलिए वहां पे बात की थी कूलाम नियम के अंदर। कूलाम नियम के अंदर एक सेंटेंस लिखा था, ये जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ तभी मान्य है जब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से सदैव क्या हो, ज्यादा हो, यानी उससे कभी कम नहीं होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 की घात -15 मीटर से हमेशा ज्यादा, क्योंकि अगर दूरी 10 की घात -15 मीटर से क्या पाई गई, कम पाई गई, तो वहां पे कौन सा बल आता है, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल का एक वैल्यू ये ध्यान रखना, नाभिकीय बल की प्रकृति सदैव कैसी होती है, आकर्षण प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है, आकर्षण प्रकृति का होता है, और इसका मान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए नाभिक को तोड़ना इतना आसान है नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आगे हेडिंग आती है सबसे मेन इस चैप्टर की हेडिंग, जहां से मान लो का ये चैप्टर स्टार्ट होता है और जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब तक जो चैप्टर पढ़ा वो एकदम बेसिक है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ही कम चांस है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन अब जो पढ़ेंगे उससे आगे पूछे जाते हैं, यानी यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे उस पे अपने को थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आगे मेन टॉपिक अब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली मेन हेडिंग अपनी स्टार्ट होती है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता होती क्या है, रेडियो सक्रियता का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने जैसे परमाणु लिया A, ठीक है। अब ये परमाणु अपनी मर्जी से अलग अलग कणों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। ये सबसे पहले देखा हेनरी ने, बेकेरेल और हेनरी थे, उन्होंने ये चीज देखी भी अगर कोई पदार्थ है उसके पास में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाए तो वह कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, ठीक है। यानी एक कोई पदार्थ, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी सामान्य अवस्था में भी विभिन्न कणों का क्या करता रहता है, उत्सर्जन। जैसे एक परमाणु है, ठीक है, इसने अल्फा कण का उत्सर्जन कर दिया, बीटा का, गामा, अलग अलग प्रकार के कणों का क्या करता है, उत्सर्जन। यानी इसकी लगातार क्या होती रहती है, कमी होती रहती है, ठीक है। यानी ए जो था वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, क्षय होता रहता है, घटता रहता है, ठीक है। जैसे बॉडी डिकम्पोज नहीं होती क्या अपना, जैसे शरीर है, कोई किसी आदमी की डेथ हो गई तो धीरे धीरे शरीर जैसे डिकम्पोज होता रहता है, खत्म होता रहता है ना पूरा, ठीक है, गल जाता है। उसी तरह कोई भी परमाणु है वो विभिन्न प्रकार के कणों का क्या करता रहता है, लगातार उत्सर्जन, और उत्सर्जन करने के कारण उसका लगातार क्या होता रहता है, क्षय होता रहता है। तो ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता की परिभाषा लिखते हैं भी किसी परमाणु का ऐसा गुण या किसी परमाणु के नाभिक का ऐसा गुण जिसके कारण वह नाभिक विभिन्न कणों का क्या करे, उत्सर्जन करे, ठीक है। इसलिए लिखते हैं कि कोई भी परमाणु, रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कि कोई परमाणु है उसका नाभिक समय के साथ विभिन्न कणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, उसे क्या बोलते हैं, उस कण को क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता, ठीक है। रेडियो सक्रियता का सीधा सा मतलब है विभिन्न प्रकार के कणों का क्या किया जाना, उत्सर्जन किया जाना, ठीक है।
अब रेडियो सक्रियता के लिए सबसे बेसिक नियम, ठीक है, जो हर बार लगभग पूछा ही जाता है, जहां से क्वेश्चन आता है, सबसे मेन है रेडियो एक्टिव सक्रियता का नियम, जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव सक्रियता का नियम, या फिर बोलते हैं रदरफोर्ड-सोंडी का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पूरे चैप्टर का बेस यही है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी या तो अपने ऐसे नियम हुआ गया ऐसे, जैसे एक तो इसको बोलते हैं रेडियोएक्टिव क्षय का नियम, या फिर क्या बोलते हैं रदरफोर्ड-सोंडी का नियम, ठीक है। ये नियम अपने को क्या बात कहता है, ये नियम अपने को ये बात कहता है कि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया गया, कोई भी रेडियोएक्टिव क्या लिया गया पदार्थ, जैसे मेरे पास रेडियोएक्टिव पदार्थ कितने थे 100 थे, ठीक। अगर मैं ये कहूं कि ये जो पदार्थ मैंने काम में लिए हैं वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये जो परमाणु है वो लगातार क्या करेंगे, क्षय करेंगे, यानी विभिन्न कणों का क्या करते रहेंगे, लगातार उत्सर्जन। तो विभिन्न कणों का अगर उत्सर्जन करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे खत्म नहीं होते जाएंगे। भाई रेडियोएक्टिविटी का मतलब ही है कि कोई परमाणु है वो विभिन्न कणों का लगातार क्या करे, उत्सर्जन, ठीक है। यानी एक समय ऐसा आएगा जब वो परमाणु पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, अगर वो लगातार क्या करता जा रहा है, क्षय करता जा रहा है किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 100 परमाणु है पहले, वो पदार्थ कैसा है, रेडियोएक्टिव है, तो रेडियोएक्टिव का मतलब ये है कि वो जो परमाणु है वो लगातार विभिन्न प्रकार के कणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और अगर वो विभिन्न प्रकार के कणों का उत्सर्जन करेगा तो उसकी जो कुल संख्या है वो लगातार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी जो उसकी संख्या है वो लगातार क्या होती जानी, घटती जानी चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेडियोएक्टिव, इसका मतलब लगातार क्या हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है, ठीक है। लगातार क्या उसके द्रव्यमान वगैरह में, उसके परमाणुओं की संख्या में, नाभिकों की संख्या में लगातार क्या आती रहती है, कमी आती रहती है, क्योंकि रेडियोएक्टिव का मतलब ये है कि वो लगातार किन्हीं न किन्हीं प्रकार का कणों का क्या करे, उत्सर्जन करे। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 परमाणु थे या 100 नाभिक थे, वो पदार्थ कैसे हैं, रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव होने का मतलब है वो विभिन्न प्रकार के कणों का क्या करेंगे, उत्सर्जन, जिसके कारण ये कम होते जाएंगे। तो 100 के बाद कितने बच गए, 90। तो 90 के बाद और क्या होगा, तो मान लिया 90 के बाद थोड़ा बहुत और अच्छा हो गए, कितने बच गए, 80, फिर बच गए 60, यानी लगातार कम होते जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस समय पहले मेरे पास कितने थे 100, अब कितने बचे 90। 90 क्यों बचे, क्योंकि 10 का क्या हो गया 6। तो अब अपने पास जो पदार्थ है उसके सिर्फ कितने परमाणु हैं, 90। तो जो बचे हुए परमाणु है ना, उन्हें बोलते हैं कौन से परमाणु, सक्रिय परमाणु या फिर सक्रिय नाभिक, ठीक है। जैसे 90 के बाद कितने बचे 80, अब सक्रिय नाभिक कितने हैं 80। उसके बाद अगर बात करूं तो कितने बचे 60, यानी अब सक्रिय नाभिक कितने हैं 60। तो यहाँ पे इस नियम के अंदर जो शब्द काम में आता है सक्रिय नाभिक, तो सक्रिय नाभिक का मतलब हो गया वो नाभिकों की बात कर रहा है जो उस समय बच गए, ठीक है। यानी मेरे पास पहले 100 नाभिक थे, उस समय बाद वो घट के 6 होके कितने बच गए, मान लो 60। तो इसका मतलब सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी मानी जाएगी 60, न कि 100। ये होती है प्रारंभिक संख्या, यानी सबसे पहले सक्रिय नाभिक कितने थे, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या जो है वो लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। इसलिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, रदरफोर्ड-सोंडी के अंदर अगर कहीं पे अपने रदरफोर्ड-सोंडी के अंदर ये शब्द काम में आएगा सक्रिय नाभिक, तो सक्रिय नाभिक का मतलब अपने को क्लियर होना चाहिए। सक्रिय नाभिक का मतलब है उन नाभिकों की संख्या जो उस समय उस जो पदार्थ अपने काम में ले रहे हैं उसके अंदर बचे हुए, ठीक है। अपने स्टार्टिंग में कितने लिए से उससे अपने को मतलब नहीं, लेकिन बचे हुए कितने हैं उनको कौन से नाभिक बोलते हैं, सक्रिय नाभिक। इसलिए यहाँ पे रदरफोर्ड-सोंडी के अंदर एक नाम आएगा सक्रिय नाभिक। तो सक्रिय नाभिक का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सक्रिय नाभिक का मतलब हो गया वो नाभिक जिनकी जो संख्या है वो बची हुई है, एक तरीके से परमाणु के अंदर क्या है, जो पदार्थ अपने काम में ले रहे हैं उसके अंदर जो बचे हुए परमाणु हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो रदरफोर्ड-सोंडी एक बात कहता है, रदरफोर्ड-सोंडी ये बात कहता है कि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है वो लगातार रेडियोएक्टिव क्षय के अंदर जा रहा है, रेडियोएक्टिव क्षय के अंदर जा रहा है, तो उसके क्षय होने की दर यानी dN/dt,
क्षय यानी उसके परमाणुओं में होने वाली कमी, और दर इसलिए नीचे लिखा dt, वो उसके क्षय होने की दर, तो ये तो दर है, क्षय का मतलब ये संख्या लगातार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसलिए आगे निशान किसका लगाया जाता है, माइनस का, इसलिए लिखते हैं माइनस का dN/dt। तो इसमें लिखते हैं सक्रिय नाभिक, वो रदरफोर्ड सोडी ये बात कहता है भी किसी रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय होने की जो दर है वो समानुपाती होती है उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या की। ठीक है, यानी n का मतलब होता है उस समय कौन से नाभिक है, सक्रिय नाभिक। ठीक है, और dN/dt होती है उसकी दर, और यहाँ पे जो माइनस चिन्ह बता रहा है वो ये हो रहा है कि उसका क्या हो रहा है, क्षय, यानी उसके जो नाभिक है उसकी संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसलिए रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखा जाता है किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिकों के क्षय की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है वो उसका मान नहीं बता रहा, वो सिर्फ किसको बता रहा है, क्षय को, यानी उसकी संख्या में लगातार क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड सोडी का नियम अपने को ध्यान रखना है, यानी रदरफोर्ड सोडी या रेडियोएक्टिव सक्रियता का नियम अपने को ये बात कहता है कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अंदर उसके किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अंदर उसके क्षय की दर, यानी क्षय की दर यानी माइनस का dN/dt वो समानुपाती होता है किसके, उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के, सक्रिय नाभिकों की संख्या, न कि प्रारंभिक की संख्या। किसकी संख्या, सक्रिय, सक्रिय का मतलब उस समय कितने बच चुके हैं, दर उस पे निर्भर करती है। ठीक है, जैसे मेरे पास पहले 100 थे, बाद में कितने 80, बाद में कितने बचे 60, तो लास्ट में सक्रिय नाभिक कितने हैं 60, तो उसकी दर 60 पे निर्भर करेगी, न कि 80 पर या फिर न कि 100 पर, यानी लास्ट समय कितने सक्रिय नाभिक अपने पास क्या है, उपस्थित है, उनकी दर उन पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसलिए रदरफोर्ड सोडी के अंदर लिखेंगे इस नियम के अनुसार जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसके क्षय की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पे dN/dt दिखा रहा है दर को, और जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो किसको दिखा रहा है, क्षय को, और n होता है वो होता है सक्रिय नाभिकों की संख्या। सक्रिय नाभिकों का मतलब इस समय कितने नाभिक उसमें बचे हुए पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो रदरफोर्ड सोडी ने तो ये कहा। अब इसके नियम की अगर आप अपने डिटेल में बात करें तो इसके अनुसार रदरफोर्ड सोडी ये बात कहता है भी जो सक्रिय नाभिकों की क्या है, संख्या है, माइनस का dN/dt समानुपाती होता है किसके, n के, यानी क्षय की दर सक्रिय नाभिकों की संख्या की क्या होती है, समानुपाती। तो इसको ये लिख सकता हूं माइनस का dN/dt। तो अगर मुझे समानुपाती का निशान हटाना है तो क्या जोड़ते हैं, नियतांक, यहाँ पे नियतांक जोड़ा जाता है लैम्डा और गुणा में n। तो जो लैम्डा है वो समानुपाती नियतांक है, क्या लिखेंगे, समानुपाती के नियतांक, जिसे क्या बोलते हैं, क्षयांक, क्या बोलते हैं, क्षयांक। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी यहाँ पे जो लैम्डा जोड़ा गया है वो तरंग दैर्ध्य नहीं है, एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, क्षयांक, या फिर बोल सकते हैं समानुपाती के नियतांक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे dN/dt को लिखते हैं लैम्डा, तो माइनस को उस साइड लेके दो। ठीक है, तो अगर मैं क्षयांक की इकाई की बात करूं, यहाँ पे इकाई की भी बात कर लेते हैं, तो जब भी नियतांक की इकाई निकालते हैं तो नियतांक की इकाई के लिए नियतांक को एक साइड रखते हैं, तो इसको ऐसे लिखो माइनस का dN/dt इक्वल टू लैम्डा n। तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मुझे क्षयांक की इकाई निकालनी है तो क्षयांक की पहले बीच में इकाई की भी बात कर लेते हैं अपने, इसको आगे बात करेंगे साथ में। अगर लैम्डा की इकाई की बात करूं तो अपने पास है माइनस का dN/dt इक्वल टू लैम्डा n। अगर इकाई की बात करूं तो नियतांक देखो यही आना चाहिए, इधर ही आना चाहिए माइनस का 1/n dN/dt। ठीक है, तो इधर देखो माइनस तो इकाई को बताता नहीं, इसको छोड़ो, dN क्या बता रहा है, परमाणु नाभिकों की संख्या में परिवर्तन। तो संख्या में परिवर्तन 5 से 2 हो गया, तो संख्या में परिवर्तन की कोई इकाई नहीं आती। n भी क्या उनकी संख्या, तो ये दोनों तो इकाई है ही नहीं, बच कौन गया, dt, यानी 1/सेकंड नहीं हो गया क्या, तो इसलिए क्षयांक की इकाई आती है 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसलिए क्षयांक की इकाई लिखते हैं सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड सोडी का कथन अगर देखें तो माइनस का dN/dt लैम्डा n होती है, उस माइनस को उस साइड लेके जाओ,
तो अगर मैं dn बाई dt देखूं तो दिस इक्वल टू माइनस का लैम्डा n। अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो इसको ये लिख सकता हूं कि dn इक्वल टू माइनस का लैम्डा n dt। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं समाकलन का निशान लगाऊं तो मैं यहाँ पे मैंने समाकलन का निशान लगाया, यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे तो देखो इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो n के सापेक्ष आराम से समाकलन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक है तो एक का समाकलन x हो जाएगा, ठीक है, या n हो जाएगा क्योंकि n के सापेक्ष करें। यहाँ पे लैम्डा क्या है, नियतांक, तो 6 समानुपाती का नियतांक है, वो तो समाकलन के हिसाब से कितना आ सकता है, बाहर। लेकिन अगर मैं n की बात करूं तो n का समाकलन किसके सापेक्ष बचा, t के, तो n देखो नियत है या नहीं, n क्या है, सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो अगर मैं किसी परमाणु के बात करूं भी, परमाणु कैसा है, रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब वो लगातार क्या होता रहेगा, क्षय होता रहेगा। तो सक्रिय नाभिक नियत रहेंगे या कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी संख्या जो पदार्थ है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब वो लगातार क्या करता जा रहा है, क्षय करता जा रहा है। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो कम होती रहेगी तो इसका मतलब ये है मैं समाकलन में इसका तो नहीं कर सकता, n का समाकलन dt के सापेक्ष नहीं हो सकता, और n नियत भी नहीं है, जो समाकलन के हिसाब से कितना है, बाहर एक काम करते हैं, n को इस साइड ले आते हैं, तो इसको ये लिख सकता हूं मैं dn बाय n इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt। n का समाकलन dn के सापेक्ष तो हो ही सकता है, तो इसको ये लिख लें अपने 1/n dn इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt। अब मैं समाकलन करूं, ठीक है, तो अब अगर समाकलन करूं तो इस साइड समाकलन किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो यानी यहाँ पे जो लिमिट लगेगी अपर और लोअर को लगनी चाहिए किसके अनुसार है, t के अनुसार। यहाँ का समाकलन किसके सापेक्ष है, n, यानी यहाँ की जो लिमिट लगेगी वो किसके अनुसार है, n। तो मैं अगर यहाँ पे लिमिट की बात करूं तो मैं अगर बात करूं t बराबर 0 पर, t बराबर 0, तो t बराबर 0 का मतलब यही तो होता है कि कोई प्रारंभिक समय, तो t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं अपने। अगर मैं बात करूं t बराबर कितने पर, 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, तो अगर मैं t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या की बात करूं तो कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले कितने थे, मैंने मानिए सबसे पहले कितने थे, मेरे पास परमाणु n0 थे, t बराबर 0 पर मेरे पास सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी, n0, यानी सबसे पहले की बात कर रहा है। ठीक है, और t बराबर t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी बच गई, मान लो n। ठीक है, यानी जब t बराबर 0 था, यानी सबसे पहले की बात थी, उस समय मेरे पास सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी, n0, और बाद में कितनी होगी, n। तो इसकी बात करो, ये अपने पास कुछ ऐसा है, 1/n dn इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा dt। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लिमिट की, तो t के लिए मैंने माना सबसे पहले समय कितना है, 0, तो अगर 0 समय है तो परमाणु की संख्या भी शुरू की आनी चाहिए। मैंने शुरू की संख्या क्या मानी है, n0 में, t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या कितनी थी, n0। जब टाइम t हो गया तो संख्या कितनी बच गई, n, तो ये हो गया 1/n। तो यहाँ पे 1/n बार तो आ नहीं सकता, तो 1/x का समाकलन क्या लिखते हैं, 1/x dx का मतलब क्या होता है, ln x। ये थोड़ा सा समाकलन ध्यान रखना, log और ln का। ठीक है, अपने अच्छे तरीके से जानते हैं, दो टाइप की बात करते हैं, एक होता है log, ठीक है, जैसे log ये बेस हुआ m और ये लिखा मैंने x, तो बेस के आधार पे दो log की बात करते हैं हमें। अगर बेस 10 हो ना, ठीक है, तब तो उसको सीधा log लिख सकते हैं, लेकिन अगर बेस क्या हो, e हो, अगर उसका बेस क्या हो, e हो, तो उसे क्या लिख सकते हैं, ln x। क्या लिख सकते हैं, ln x, यानी कहीं पे ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस क्या है, e है। और जब भी अपने 1/x का समाकलन करते हैं ना, तो वो log x नहीं होता, क्या होता है, ln x होता है। वो कभी भी log x नहीं होता, 1/x का समाकलन न कि log x होता है, क्या होता है, ln x, यानी वह log जिसका बेस क्या हो, e हो। ठीक है, log 10 वाला नहीं होता, ये जिसका बेस 10 होता है उसे किससे लिखते हैं, log से, और जिसका बेस 10 नहीं होता, e होता है, उसे किससे लिखते हैं, ln से। तो 1/x का समाकलन हमेशा आता है ln x, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1/x है, तो 1/x की बजाय यहाँ पे क्या है, 1/n, तो 1/n का समाकलन क्या आएगा, ln n, यानी log का बेस क्या है, e है, और उसकी लिमिट नीचे क्या है, n0, और अपर लिमिट क्या है, n।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो माइनस तो बाहर आ सकता है, लेमड़ा भी क्या है नियतांक ही तो है, तो लेमड़ा भी कितना आया बाहर। समाकलन सिर्फ किसका dt का 0 से लेके कहां तक है t तक। तो इसको सोल्व करो, ये लिख सकता हूं ln n नोट से कहां तक है n तक, तो ये माइनस का लेमड़ा dt का समाकलन है t कहां से कहां तक 0 से लेके t तक। तो इसको सोल्व करो, पहले अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, तो इसको ये लिख सकता हूं ln n माइनस ln n नॉट, ln n माइनस ln n नॉट, n की जगह पहले n आया माइनस ln n की जगह क्या आया n नॉट इक्वल्स टू माइनस का लेमड़ा, ये भी क्या आना चाहिए पहले t माइनस बाद में क्या आना चाहिए 0। तो अपने पास कुछ समीकरण ये बन गई ln n माइनस ln n नॉट इक्वल्स टू माइनस का लेमड़ा t। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर मैं दो लोग और बीच में निशान किसका हो माइनस का, तो ये प्रॉपर्टी होती है ना log m बटे n, अब चाहे बेस e हो चाहे 10 हो, प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। तो log m बटे n को क्या लिखते हैं log m माइनस log n, ठीक है। और अगर m इंटू n हो तो क्या लिखते हैं m प्लस n। तो अगर माइनस का निशान है बीच में तो log की प्रॉपर्टी ये बात कहती है भी अगर निशान बीच में किसका है माइनस का है तो उसमें डिवाइड में होता है, यानी ये हो गया ln n बटे n नॉट इक्वल टू माइनस का लेमड़ा t। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैंने ln ये लिख दिया n बटे n नॉट बराबर है ये माइनस का लेमड़ा t। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log है उसका बेस क्या है m है और सामने एक संख्या क्या लिखी गई है x, यानी log बेस m और x है और इसका मान कितना है y है। ठीक है, अपने पास कोई log है, log बेस m है और सामने क्या है x, तो इसका मान कितना है y है। तो जब इसका एंटी लॉग लेते हैं यानी जब इसके आगे log हटाते हैं ना, यानी सिर्फ किसका मान रखूं मैं x का, अगर log का बेस m है और आगे x है यानी log 10 log 15 log 20 जितना भी है x और सामने संख्या क्या रही है y, तो जब इसका log हटाते हैं ना तो ये लिखते हैं सिर्फ संख्या क्या लिखी x। तो जो सामने वाली संख्या है ना वो हमेशा इधर वाले log का जो आधार होता है उसकी घात में जाती है। ठीक है, जैसे मान लो का एक एग्जांपल देखो, log बेस कितना है 5 और संख्या कितनी है 3। ठीक है, मान लो का log बेस 5 और संख्या कितनी है संख्या मान लो x है और आगे मान कितना आ रहा है y है, या मान लो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, कोई संख्या है log जिसका बेस 5 है, 5x बराबर कितना है 7। तो यहाँ पे अगर x का मान लिखूं ना तो x को क्या लिख सकता हूँ 5 की घात कितनी 7, यानी सामने log का जो बेस है ना उसकी घात में सामने वाली संख्या लिखी जाती है, ये होती है उसकी प्रॉपर्टी। यानी अगर कहीं पे log बेस m है और x है तो उसको y लिख रखा है तो x का पावर x की जगह मैं लिख सकता हूँ m की पावर कितनी y, यानी इधर वाले जो आधार है उस आधार की घात में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं ln की बात करूं तो ln का मतलब log लेकिन जिसका बेस क्या हो e हो, n बटे n नॉट है बराबर माइनस का लेमड़ा t। तो अब देखो अगर मुझे सिर्फ लिखना है n बटे n नॉट, तो अगर मैं इसके गुण को यूज करूं तो गुण ये बात कहता है, प्रॉपर्टी ये बात कहती है भी अगर ये संख्या लिखी ना log हटा रहा हूं तो सामने वाली संख्या हमेशा log के आधार की घात में आती है। तो log का आधार क्या है e है और उसकी घात में जाएगी माइनस का लेमड़ा t। तो यहाँ पे बनता है n बराबर n नॉट e की घात माइनस लेमड़ा t। ये आती है उसकी समीकरण सोल्व करने के बाद रदरफोर्ड सोल्टी की। तो ये समीकरण अपने को ध्यान रखनी है कि जो n का वैल्यू प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है n बराबर n नॉट इंटू e की पावर माइनस लेमड़ा t। n होता है सक्रिय नाभिकों की संख्या जो बचे हुए हैं, n नॉट होता है सबसे पहले अपने कितने नाभिकों को काम में लिया है और लेमड़ा हो गया क्षयांक और t हो गया समय। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे बात को, यानी रदरफोर्ड सोल्टी ये बात कहता है कि कोई सक्रिय नाभिक है, ठीक है, और अगर वो क्या हो रहा है क्षय हो रहा है तो उसके लिए नियम दिया भी जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसके क्षय होने की जो दर है वो उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या की क्या होती है समानुपाती होती है, यानी माइनस का dn/dt समानुपाती किसके n के। तो अगर समानुपाती का निशान हटाएं तो क्या जोड़ सकते हैं नियतांक, मैंने नियतांक क्या जोड़ा लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है क्षयांक समानुपातिक नियतांक जिसकी इकाई निकाली थी हमने 1/सेकंड, अभी बात की थी हमने।
तो यहाँ से अगर माइनस का चिन्ह इस साइड लेके जाऊं तो ये लिख सकता हूँ। अब इसका समाकलन करूंगा तो n का समाकलन t के सापेक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि n कैसे नाभिक है, सक्रिय है, जिनकी संख्या बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, तो इसलिए इसके समाकलन के लिए n को इस साइड ले आए तो 1/x का समाकलन है ना, 1/x का समाकलन क्या होता है, ln x, नहीं कि log x, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। ln x का मतलब होता है जिसका बेस आधार क्या हो, e हो, तो अपने ये लिख सकते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर माइनस का चिन्ह आए तो उसको क्या लिख सकते हैं, बाहर हम इसने लिखा है ln n बटे n नॉट बराबर माइनस का लैम्डा t, ठीक है। तो यहाँ पे log e है, क्योंकि ln का मतलब log क्या होता है, e, तो log की प्रॉपर्टी होती है भी अगर संख्या लिखनी है तो सामने वाली जो संख्या है वो इधर वाले के आधार के घात में जाती है, तो यानी n बटे n नॉट बनना चाहिए e की घात माइनस लैम्डा t, ठीक है। इसलिए आपने लिखा n बटे n नॉट बराबर e की घात माइनस लैम्डा t, तो यहाँ से n बराबर बन गया n नॉट गुना e की घात माइनस लैम्डा t। तो रदरफोर्ड सोडी का ये समीकरण अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर अपने आगे बात करें सक्रियता की, आगे बात करते हैं सक्रियता की। सक्रियता को दिखाते हैं किससे, R से, और R का मतलब होता है dN/dt, सिर्फ मान की बात करता है वो, यानी अपने को 6 का जो निशान था माइनस का, उससे कोई मतलब नहीं है। सक्रियता का मतलब होता है रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय होने की दर का सिर्फ क्या, परिमाण, अपने को उसके माइनस का चिन्ह काम में नहीं लेना, क्योंकि माइनस का चिन्ह वहां पे किसको बता रहा था, 6, तो उसकी जो दर है नाभिक टन की, ठीक है, जो दर है उसकी सक्रिय नाभिकों की लगातार घटने की, वो क्या कहलाती है, सक्रियता। इसलिए आज लिखते हैं सक्रियता किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थों के नाभिकों के जो क्षय की दर का परिमाण, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिकों की जो क्षय है उसकी दर का क्या लिखेंगे, परिमाण, क्या कहलाता है, सक्रियता। जैसे किसे लिखते हैं, R से dN/dt, और R किसके बराबर था, लैम्डा गुना dN/dt किसके बराबर था, लैम्डा है, माइनस का चिन्ह काम में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया गया, मोड, इसलिए R बराबर होता है लैम्डा गुना n, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो सक्रियता है वो सक्रिय नाभिकों की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सक्रियता है वो सक्रिय नाभिकों की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसलिए थोड़ा सा सक्रियता की अगर परिभाषा की बात करें तो सक्रियता का मतलब है R मतलब dN/dt का मान, ठीक है, यानी जो विघटन की जो दर है, क्षय होने की जो दर है, उसका सिर्फ मान किसको दर्शाता है, सक्रियता को, और इसको ये लैम्डा लिख सकते हैं, तो R समानुपाती किसके, n के, यानी जहां जहां n आता है वहां क्या आ सकता है, R आ सकता है। जैसे अपने समीकरण लिखी n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा t, तो इसी समीकरण को R बराबर है R0 e की घात माइनस लैम्डा t, ठीक है। कैसे, जैसे देख लेते हैं, अपने पास ये समीकरण निकाली अभी, R को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा गुना n, ठीक है, तो दोनों साइड लैम्डा से गुना कर दूं, इस साइड तो इस साइड भी गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, R लैम्डा गुना n0 क्या बन गया, R0 e की घात माइनस लैम्डा t, इसलिए ये भी लिख सकते हैं इसको। तो रदरफोर्ड सोडी के अंदर अगर सक्रियता के अनुसार बात करें तो समीकरण बनती है R बराबर R0 गुना e की घात माइनस लैम्डा t, ठीक है। n की जगह क्या आ सकता है, R आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समानुपाती है तो नियतांक को डिवाइड करें तो कट जाएगा, ठीक है। इसलिए R n बराबर n0 गुना e की घात माइनस लैम्डा t है, तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ R बराबर R0 गुना e की घात माइनस लैम्डा t, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा, इसकी इकाई बहुत बार पूछी गई है, रेडिएटिव सक्रियता की इकाई क्या होती है, बैक्टेरियल, क्या होती है, बैक्टेरियल, जिसे किससे दिखाते हैं, BQ से, किसे दिखाते हैं, BQ से। तो यहाँ पे ये इकाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है कि रेडियो सक्रियता के अंदर जो R है, यानी किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय के आधार पर जो उसकी सक्रियता आती है
उसकी इकाई क्या होती है, बेकेरल। क्या होती है, बेकेरल। और इकाइयां भी दे रखी है, क्यूरी दे रखी है, ठीक है, बहुत सारी इकाइयां, 3-4 इकाइयां दे रखी है, तो अपने को नोट्स में मिल जाएगा, आराम से देख सकते हैं उसे। सबसे मेन इकाई कौन है, बेकेरल, यानी सक्रियता की इकाई क्या होती है, बेकेरल होती है, ठीक है, जिसके लिए हमने बात की। अब अगर यहां पे अगर अपने बात करें आगे रदरफोर्ड सोडी के अंदर, तो रदरफोर्ड सोडी में जैसे अपने समीकरण लिखी n बराबर no t की घात माइनस लैम्डा t, ठीक है। इस समीकरण का अपने पहले रूप यही तो था। अगर अपने बात करें पहले रूप, जब e नहीं था तो पहले रूप यही तो था अपने पास, ln n बटे n0 बराबर सिर्फ क्या था, माइनस का लैम्डा t, क्योंकि इसी समीकरण से तो हल करके ये लेके आए थे हमने, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज देखो थोड़ा सा, यहाँ पे रदरफोर्ड सोडी के अनुसार एक की बात करते हैं अर्धायुकाल, इसकी बात करते हैं अर्धायुकाल, जिसे दिखाते हैं कैपिटल टी से, यानी किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए एक समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। तो अपने को सीधा सा समझ में आ रहा होगा, अर्ध आयुकाल यानी ऐसा समय जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या रह जाए, आधी रह जाए। यानी पहले परमाणु मेरे पास कितने थे, 100, बाद में कितने बचे, 50, तो 100 से 50 होने में कितना समय लगा, वो क्या कहलाता है, उसका अर्धायुकाल। इसलिए अर्धायुकाल की परिभाषा लिखते हैं, ऐसा समय या वह समय जिसके अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की क्या हो जाए, आधी हो जाए, जिसे किससे लिखते हैं, टी से, और उसे क्या बोलते हैं, उसका अर्ध आयुकाल, ठीक है। इसे लिखा जाता है सक्रिय ऐसा समय जिसके अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की क्या रह जाए, आधी रह जाए, ठीक। तो अर्ध आयुकाल मैंने किससे लिखा, टी से। तो देखो अगर अर्ध आयुकाल की बात करूं तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या बात कहती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की क्या रह जानी चाहिए, आधी रह जानी चाहिए, यानी n बराबर हो जाना चाहिए n0 बटे 2, यानी प्रारंभिक संख्या है तो उसकी क्या रह जाए, आधी रह जाए, तो n बराबर आना चाहिए n0 बटे 2। तो वैल्यू देखो यहाँ पे ये समीकरण अपने पास यही तो बनेगी, ln n की जगह क्या आएगा, n0 बटे 2, नीचे कौन है, n0 बराबर क्या है, माइनस का लैम्डा t। अर्ध आयुकाल की बात करो इसलिए क्या लिखा, कैपिटल टी। तो यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ ln n बटे n0 बटे n0 नीचे 2 रहा है बराबर माइनस का लैम्डा t, तो n0 से n0 कट गया, तो ln 1 बटे 2 बराबर माइनस का लैम्डा t। तो इसमें ये काम कर सकते हैं, इसको ये नहीं लिख सकते कि ln 2 की घात कितनी, माइनस 1, क्योंकि ऊपर जा सकता है। तो अगर 2 की घात माइनस 1 लिखो तो कितना बचा, माइनस का लैम्डा t। अब लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, जो माइनस का जो घात है वो किधर आ सकती है, आगे, तो इसको ये लिख सकता हूँ -1 गुना ln 2 बराबर माइनस का लैम्डा t, माइनस से माइनस कट गया तो ये बच गया अपने पास ln 2 बराबर लैम्डा t। तो यहाँ पे जो अर्ध आयुकाल है उसका वैल्यू आता है ln 2 बटे लैम्डा। ln 2 का वैल्यू कितना होता है, ln 2 का वैल्यू होता है, अगर log में बदले तो ln और log में क्या संबंध होता है, ln x का मतलब होता है 2.303 गुना log x, यानी यहाँ पे बेस e है तो यहाँ पे बेस कितना है 10। अपने को जो वैल्यू पता होती है log 2 की 0.3 वाली, ठीक है, 3010, ठीक है, वो किसकी होती है, log 10 वाले की होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ln है तो इसको पहले किस में बदलो, log में, तो इसको ये लिख सकता हूँ 2.303 गुना log कितना हो गया 2, क्योंकि ln और log में ये संबंध अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। ln x का मतलब होता है 2.303 गुना log x, तो ln 2 को मैंने लिखा 2.303 गुना log 2 बटे में क्या आया, लैम्डा। तो यहाँ पे t को मैं लिख सकता हूँ 2.303 गुना log 2 का वैल्यू कितना होता है 3010, और नीचे कितना लैम्डा, तो t का वैल्यू होता है 0.693 बटे लैम्डा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो अर्ध आयुकाल का मान है वो कितना प्राप्त होता है 0.693 बटे लैम्डा, जिसे बोलते हैं उस पदार्थ का अर्ध आयुकाल, ठीक है। तो अर्ध आयुकाल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बोर्ड के अंदर, ठीक है। अभी कोई पदार्थ है उसका अर्ध आयुकाल इतने साल है तो वो कितना बच जाता है, उन क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को एक थोड़ा सा एक चीज और देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर एक चीज की और बात करें अपने, ये तो आया उसका अर्ध आयुकाल का सूत्र, ठीक है, अपने को याद रखना है, सीधा सूत्र है अर्ध आयुकाल का 0.693 गुना लैम्डा, सॉरी बटे में लैम्डा,
ठीक है, यानी हर एक बार की बात करें तो 0.693 बटे लैम्डा। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज अगर बात करूं मैं, छयांक की अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है, जैसे सिर्फ छयांक अगर मैं ये लिखूं भाई, जैसे n बटे n बराबर अपने पास समीकरण थी n बराबर n0 t की घात माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि लैम्डा का वैल्यू 1 बटे t के बराबर, लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर, 1 बटे t के, तो एक चीज देखना, इफ यदि मान लो लैम्डा बराबर कितना हो 1 बटे t, मैंने मानना है कि यदि लैम्डा बराबर कितना हो 1 बटे t, तो एक चीज देखो n बराबर क्या बचेगा, n0 t की घात माइनस लैम्डा की जगह 1 बटे t और गुणा क्या है t से t कट गया, तो n बराबर क्या बचा, n0 गुणा e की घात माइनस है, इसको ये लिख सकता हूं ना, n बराबर है n0 गुणा 1 बटे e, तो n बराबर क्या आता है 1 n0 बटे e। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर मैंने लैम्डा को 1 बटे t रखा तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ t बराबर 1 बटे लैम्डा। लैम्डा अगर मैं 1 बटे t लिखूं तो t इधर आके 1 बटे लैम्डा। इसलिए एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का समय उसके क्षयांक के व्युत्क्रम के बराबर, ठीक है, यानी जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अंदर जो समय है वो उसके क्षयांक के व्युत्क्रम के क्या हो, बराबर हो, तो उस स्थिति के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की कितने बटे रह जाती है, 1 बटे e गुना रह जाती है। ये कई बार पूछा गया है, वह समय क्या होता है जिसके ऊपर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की कितने रह जाती है, 1 बटे e। तो यानी सीधा सा ध्यान रखना है, यदि t का समय क्षयांक के व्युत्क्रम के बराबर हो, ठीक है, यानी जब t का समय क्षयांक के व्युत्क्रम के बराबर हो तो उस स्थिति के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की 1 बटे प्रारंभिक संख्या नाभिकों की संख्या की 1 बटे e गुना रह जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के भी, 10% बच गया, 15%, 20%, ठीक है, उनके आधार पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्धआयुकाल पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसको देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन आती है तो अर्धआयुकाल वाले में अपने लगाते हैं, उनको थोड़ा याद रखना है। जैसे अपने पास समीकरण आई है बराबर n0 t की घात माइनस लैम्डा t, ये अपने पास समीकरण थी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर लोग वाले में लेके जाऊंगा, किस वाले में, लोग वाले में, तो लोग वाले समीकरण अपने पास ये थी, लोग ln n बटे n0 बराबर माइनस का लैम्डा t था। अपने ये समीकरण लिखी थी n बटे n0 बराबर अगर इसकी बात करूं ln n बटे n0 बराबर माइनस का लैम्डा गुना क्या था t। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको बदल रहा हूँ लोग के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे अपने एक ऐसा सूत्र निकालते हैं जिसमें n, n0 और अर्धआयुकाल है, यानी यहाँ पे मैं किसको हटा रहा हूँ, लैम्डा को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो लैम्डा को हटाने का सिंपल सा तरीका देखो, अगर मैं रदरफोर्ड-सोडी के अनुसार बात करूं तो रदरफोर्ड-सोडी अपने को, एक सेकंड, रदरफोर्ड-सोडी अपने को ये बात कहता है कि जो n है वो बराबर किसके, n0 गुना e की घात माइनस लैम्डा t के। ठीक है, तो मैं इसको ये लिखूं भाई लैम्डा है तो अपने अभी बात की थी जो t है अर्धआयुकाल है वो कितना आता है, ये नहीं आया था क्या, ln 2 बटे में क्या आया था, इसकी बात करूं तो अपने पास आया था ln 2 और बटे में अपने पास आया था लैम्डा, जो टी अर्धआयुकाल अभी निकाला था अपने डेरिवेशन उसमें आया था ln 2 बटे लैम्डा। ठीक है, तो मैं n की ln वाले समीकरण में जा रहा हूं, ln वाले समीकरण अपने ये लिखी थी ln n बटे n0 बराबर e की घात माइनस लैम्डा, ln n बटे n0 बराबर लिखा था माइनस लैम्डा t, आई थिंक ये समीकरण थी। ठीक है, तो अगर मैं t की बात करूं तो ये लिख सकता हूं ना, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या आ सकता है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता का लैम्डा को, लैम्डा बराबर ln 2 बटे में t, अगर लैम्डा इस साइड लेके जाऊं तो ये t भाग में क्या है ln 2 बटे t, तो इसका वैल्यू रखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या ln n बटे n0 बराबर माइनस का लैम्डा की जगह क्या आ सकता है ln 2 बटे t और गुणा में क्या है t। ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि ln 2
लैम्डा की अगर बात करूं ln n बटे n नॉट बराबर ln 2 लैम्डा की तो मैंने ln 2 बटे t लिखा और गुना क्या आया t। इसको आगे सोल्व करो, इसको ये लिख सकता हूं क्या ln n बटे n नॉट बराबर माइनस आगे है t बटे t, t आगे t नीचे है और आगे क्या लिखा ln 2। आई थिंक सही है, ठीक है। ln n बटे n नॉट ये रहा, t को मैंने किधर लिखा है आगे, क्योंकि गुना में t है ना लैम्डा की जगह मैंने क्या लिखा है ln 2 बटे t लिखा, तो ln 2 बटे t है, तो t तो आगे लेके आए यहां लिख लिया, बटे में कौन है t है और आगे निशान किसका है माइनस का, ठीक है। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log x की पावर n हो तो उसको क्या लिख सकते हैं n x की पावर n log x, ये प्रॉपर्टी उसमें लिखते हैं ना आपने भी, log अगर x की पावर n है तो उसको n log x लिख सकते हो, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या ln n बटे n नॉट इक्वल्स टू ln 2 की पावर माइनस का t बटे t। आई थिंक ये लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये पावर है वो log है, देख लो अगर ln सोल्व करो तो ये पावर किधर आ सकती है आगे, देख लो यही पावर आगे आ गई, ठीक। यहां पे देखो इसको ये लिख सकता हूं कि ln n बटे n नॉट बराबर ln 2 की पावर माइनस 1 गुना t बटे t, माइनस का t बाई t है तो इसको ये लिख सकता हूं, इसको ये भी लिख सकता हूं मैं ln n बटे n नॉट बराबर ln 1 बटे 2 की पावर t बटे t। देख लो सर ln 1 बटे 2 की पावर t बटे t, क्योंकि 2 की पावर माइनस है तो इसको ये लिख सकता हूं। अब देखो दोनों साइड ln का कंपैरिजन करो, अगर दोनों के ln दोनों बराबर है तो इसके अंदर वाली चीजें भी क्या होनी चाहिए बराबर, इसका मतलब ये होना चाहिए n बटे n नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात कितनी t बटे t। तो अगर इसकी तुलना करूं तो सूत्र आता है ये, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, यानी जब भी वो सक्रिय नाभिक या स्टार्टिंग के नाभिक या अर्धआयुकाल या समय कोई भी दे तो कई बार अर्धआयुकाल के सूत्र अपने को इसमें ध्यान रखना है, n बटे n नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात t बटे t। यहाँ पे जो t है वो कोई समय है और यहाँ पे ये जो t है वो किसको दिखाता है अर्धआयुकाल को। अब देखो ये तो सूत्र आ गया अपने पास n बटे n नॉट बराबर 1/2 t बटे t। सक्रियता में पकड़ के देखो, सक्रियता के मैंने ऊपर नीचे लैम्डा से गुणा कर दिया, तो लैम्डा गुणा n क्या बन गया r, लैम्डा गुणा n नॉट है r नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात t बटे t। इसलिए एक सूत्र ये भी ध्यान रखना है देखो, r बटे r नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात t बटे क्या होता है t होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, अर्धआयुकाल पे बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो अर्धआयुकाल पे न्यूमेरिकल करते टाइम ये अपने को ध्यान रखना है n बटे n नॉट बराबर 1 बटे 2 की घात t बटे t। अगली क्लास में अपने इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्धआयुकाल पे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपने माध्य आयु बच गया और आगे उसके रेडियो सक्रियता के गुण बचे हैं अल्फा बीटा गामा उनकी, ठीक है। तो सबसे मेन टॉपिक जो आज का है ये सबसे मेन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि रेडियोएक्टिव सक्रियता का नियम क्या होता है रदरफोर्ड-सोडी का, उसके अनुसार अर्धआयुकाल की समीकरण क्या आती है, अर्धआयुकाल पे न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 90% हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, भी आराम से समाकलन वगैरह करना कर सकते हैं ऐसी चीजें। बस समाकलन करते टाइम ये log के 2-3 जो प्रॉपर्टी है जो उसमें यूज आती है वो अपने को बेसिक पता होना चाहिए, 11th में करवाएगा, ठीक है। तो वो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि log की प्रॉपर्टी क्या क्या है, log के गुण, ठीक है, ठीक है। यानी ये तो टॉपिक हो गया। अब अपने बात करते हैं माध्य आयु की या औसत आयु की। माध्य या औसत आयु का मतलब ये होता है, किसी चीज का माध्य मतलब ये तो होता है कुल आयु बटे परमाणुओं की संख्या, ठीक है। यानी कुल कितनी आयु आती है और बटे में उनकी क्या है संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल आयु और बटे में उनकी परमाणुओं की कुल संख्या। तो माध्य आयु का मतलब होता है किसी परमाणुओं की कुल आयु और उनकी कितनी संख्या, उनका जो भाग करते हैं वही तो माध्य है। माध्य ऐसे तो लिखते हैं औसतमान, औसतमान ऐसे तो लिखते हैं भाई अपने पास संख्या 1 2 3 4, मुझे क्या चाहिए इनका औसत चाहिए, तो क्या लिखते हैं ऊपर इन चारों का योग और नीचे संख्या कितनी है 1 2 3 4 संख्या, तो भाग में कितना 4, यानी उनका कुल जोड़ करके नीचे उसकी क्या लिखते हैं संख्या। लेकिन एक चीज बताओ,
अगर माध्यायु है तो माध्यायु मतलब कुल आयु बटे संख्या, ठीक है। तो अपने को पहले बात ये कुल आयु निकालनी है, ठीक। तो मैंने ये मान लिया भी कोई परमाणु है उसकी आयु कितने समय है, टी समय। कितने समय है, टी समय है। तो कुछ समय में कितने परमाणु विघटित होंगे, डीएन होंगे। यानी अगर एक की मैं आयु टी मानूं भी, कोई भी एक परमाणु है उसका आयु कितनी है, टी है, तो समय में कुछ समय में कितने विघटित हुए, डीएन। इसका मतलब अगर एक की टी है तो डीएन की कितनी आएगी, टी डीएन आनी चाहिए, ठीक है। भी मैंने कहा, भी मैंने माना भी एक परमाणु जो है उसकी आयु कितनी है, टी है, तो कुछ समय में अगर रदरफोर्ड-सोडी का नियम की बात करूं तो डीएन से विघटित नहीं होते क्या लगातार, डीएन की दर से। तो अगर एक की आयु टी है तो डीएन की कितनी आएगी, कुल टी डीएन। ये सिर्फ कितने की आई, डीएन की। और अगर मुझे टोटली आयु चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, यानी सब आयु को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे समाकलन आता है किसका, टी डीएन का, और नीचे आता है परमाणुओं की कुल संख्या। परमाणु संख्या पहले कितनी लिखेगी, एन नॉट, ठीक है। इसलिए औसत आयु को लिखते हैं टो से, और इसका मान लिखते हैं टी डीएन बाई एन नॉट। क्या लिखते हैं, टो से टी डीएन बाई एन नॉट, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, अब सोल्व करते हैं अपने, ठीक है। ये तो अपने को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा भी एक की आयु अगर टी है तो कुछ समय में कितने विघटित हुए, डीएन, तो कुल आयु कितनी आएगी, टी डीएन। लेकिन ये तो सिर्फ कितने परमाणुओं के लिए आई, डीएन के। और अगर मुझे पूरे निकाय के लिए चाहिए, पूरे सिस्टम के लिए चाहिए, तो उसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टी डीएन बटे क्या लिख सकते हैं, एन नॉट। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपने, अभी जो टो है वो आया समाकलन किसका, टी डीएन बटे में क्या आया, एन, ठीक। अब एक चीज देखो, अगर मैं रदरफोर्ड-सोडी की बात करूं तो रदरफोर्ड-सोडी अपने को ये बात कहता है n बराबर n नॉट टी की घात माइनस लैम्डा टी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n नहीं है, क्या है, dn। तो अगर मैं सिर्फ रदरफोर्ड-सोडी की बात करूं तो ये नहीं था क्या, माइनस का dn बाय dt बराबर लैम्डा गुना n। ये तो लिखा था आपने, माइनस का dn बाय dt बराबर लैम्डा गुना n। तो यहाँ पे जो है वो माइनस चिन्ह उसकी मान को थोड़ी बताता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह किसको बताता है, उसके होने वाले क्षय को। तो अगर मैं सिर्फ परिमाण की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ उसके मान की, तो dn बाय dt की जगह क्या लिख सकता हूं, सिर्फ मैं लैम्डा n, ठीक है। तो यहाँ पे dn किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा n dt के, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर dn की बात करूं तो dn को लिख सकता हूं लैम्डा n dt। यहाँ पे सिर्फ मान की बात कर रहा हूं क्योंकि माइनस चिन्ह किसको बताता है, उसके क्षय को। तो dn की जगह लैम्डा n dt लिख सकता हूं, तो dn की जगह लैम्डा n dt पुट करो यहाँ पे, तो अपने ये लिख सकते हैं इसको, टू बराबर t dn की जगह आ सकता है लैम्डा n dt, और बटे में क्या आया, n नॉट। तो n को हटा लेते हैं अपने, n की जगह रदरफोर्ड-सोडी को करने के बाद क्या आया था, n बराबर n नॉट t की घात माइनस लैम्डा t, जो भी निकाला था आपने, n बराबर n नॉट t की घात माइनस लैम्डा t की पुट करो यहाँ पे। तो इक्वल्स टू समाकलन किसका, t का dn की जगह n नॉट t की घात माइनस लैम्डा t, और आगे क्या आया dt, और नीचे कौन है, n नॉट। तो देखो n नॉट तो नियत है क्योंकि प्रारंभिक संख्या तो n नॉट आया बाहर, तो के लिए समाकलन किसका, t e की घात माइनस लैम्डा t dt, और बटे में कौन है, n नॉट। तो n नॉट से n नॉट कट गया, तो टू का वैल्यू कितना है, समाकलन किसका, t e की घात माइनस लैम्डा t dt। अब एक चीज देखो, अब कोई नियत नहीं है, तो अब मेरे हिसाब से अब तो कोई नियत नहीं है, तो अपने को लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, t देखो स्टार्टिंग में समय कितना से प्रारंभ हो रहा है, 0 से। औसत का मतलब कुल कितना अच्छा हो रहा है। तो एक चीज देखो, मैंने कहा कि मेरे पास परमाणु की संख्या 100 थी, आगे हो गई, कितने बचेंगे, 50, उससे आगे 25, फिर 12.5, इस तरीके से संख्या घटती जाएगी। लेकिन ये कभी 0 हो सकती है, क्योंकि अर्धायु का मतलब ये है भी लगातार क्या होती जा रही है, आगे होती जा रही है। 100 का आधा 50, 50 का 25, 25 का 12.5, 12.8, 5 का 6.25, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, इस तरीके से ये 0 तो नहीं हो सकती। यानी अगर उसको 0 होना है तो कितना समय लगना चाहिए, अनंत समय लगना चाहिए। यानी अगर कोई पदार्थ पूरी तरह से विघटित होना है, यानी उसका एक भी कण नहीं बचना चाहिए, तो उसको कितना समय चाहिए, अनंत समय चाहिए। क्योंकि किसी संख्या को आधा करते जाओ तो वो कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं t की लिमिट लगाऊं तो t की लिमिट 0 से कहां तक लगानी पड़ेगी, अनंत तक लगानी पड़ेगी,
क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि ये जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो जीरो से विकसित होना स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अगर अर्धायु के अनुसार देखूं मैं तो अर्धायु के अनुसार वो लगातार उसके मान क्या रहना चाहिए? आधा होता रहना चाहिए। तो अगर लगातार उसका मान आधा होता रहेगा तो उसको समय कितना लगेगा? अनंत। तो अपने पास जो टो का वैल्यू है वो आया है 0 से लेके अनंत तक t e की घात माइनस लैम्डा t dt। तो यहाँ पे समाकलन है, लेकिन दो चीजें आपस में क्या है? गुण। यहाँ पे अगर अपने बात करें तो t बराबर t गुणा e है, तो दो का फलन गुणा में नहीं है क्या? एक सेकंड, अरे ये कहां गया? t बराबर क्या? लैम्डा n। लैम्डा आपने लिखा ही नहीं कहीं, सॉरी लैम्डा हो जाएगा ना अंदर बीच में लैम्डा, इसमें लैम्डा तो लैम्डा स्थिरांक है, तो लैम्डा किधर आएगा? बाहर। तो लैम्डा यह है बेटा t। यहां से भूल गए थे अपने लैम्डा, लैम्डा बनाए, लैम्डा को रखा नहीं है, इनका वैल्यू तो रख दिया n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। लैम्डा को कहीं पे भी नहीं रखा, ठीक है। तो ये लैम्डा नियतांक के निशान से किधर है? बाहर बढ़ती हो जाती ना, ठीक है। तो यानी टो का वैल्यू है, तो यहां पे देखो दो फलन के अंदर गुणा में, तो अगर u गुणा v का समाकलन करना हो x के सापेक्ष तो क्या लिखते हैं? पहले u को नियत रखो, कोई भी एक फलन जिसको आइलेट से चूज करते हैं हमने, समाकलन किसका? v dx, प्लस में जिसको पहले नियत रखा था उसका करो अवकलन, आगे किसका समाकलन है? v dx का, और फिर पूरे का क्या होता है? समाकलन होता है, ठीक है। यानी अगर कहीं पे u गुणा v का समाकलन करना हो तो उसको ये लिखते हैं, u गुणा v का समाकलन होता है एक को नियत रखो, दूसरे का समाकलन करो, ठीक है, और बाद में दूसरा जिसको नियत रखा तो उसका क्या करो? अवकलन, दूसरे का वापस से समाकलन करो, ठीक है, और फिर जो पूरा फलन आया अपना उसका फिर से क्या करो? समाकलन। तो इसको ये लिख सकता हूं, टो बराबर, लिमिट बाद में लगाएंगे, लैम्डा तो बार है ही, समाकलन किसका है? इसका है ना t गुणा e की पावर माइनस लैम्डा t। तो u into v लगाओ, पहले u को नियत, u की जगह किसको माना मैंने? t को, तो समाकलन किसका? e की पावर माइनस लैम्डा t dt का, क्योंकि t के सापेक्ष x की जगह, प्लस में अब जो रखा था उसका अवकलन, यानी d बटे dt किसका अवकलन करना पड़ेगा? t का, क्योंकि मैंने नियत रखा है t को, उसका अवकलन किया, साथ में समाकलन किया किसका? e की पावर माइनस लैम्डा t dt। अब ये जो उत्तर आएगा उसका फिर से क्या करना है अपने को? समाकलन करना है, क्योंकि u into v के लिए ये होता है अवकलन, उसके बाद समाकलन, फिर पूरे का क्या किया जाता है? समाकलन। तो इसको लिखो लैम्डा t e की पावर माइनस लैम्डा t का समाकलन क्या होता है? e की पावर माइनस लैम्डा t और बटे में माइनस का लैम्डा, e की पावर माइनस t का समाकलन e की पावर माइनस t होता है, लेकिन जो साथ वाले जो फलन गुण आता है वो किस में आता है? भाग में आता है, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास, ठीक है। प्लस में अगर मैं dt की बात करूं तो t का अवकलन t के सापेक्ष कितना हुआ? a, इसका समाकलन वापस से करो, e की पावर माइनस लैम्डा t बटे माइनस का लैम्डा, ठीक है, और साथ में क्या है? dt है, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया, इसका वापस से क्या है? समाकलन है, तो उसका समाकलन वापस से करो, ठीक है। ध्यान रखना कहीं पे कोई गलती नहीं हो जाए बस। इसको अपने वापस से लिख सकते हैं, तो बराबर लैम्डा t, लिमिट बाद में रखेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा t। एक चीज तो देख सकते हैं हमें, ये जो माइनस लैम्डा है वो इससे तो बाहर आ सकता है, यहाँ पे से भी समाकलन के निशान से बाहर आ सकता है, तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ t इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t, क्योंकि नियत है लैम्डा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लिमिट किसकी लगानी है? t की, प्लस में 1 बटे लैम्डा, लेकिन किसका? माइनस वाला बाहर आ गया, समाकलन किसका? e की पावर माइनस लैम्डा t, और आगे क्या आया? dt, ठीक है। इतना ही तो बता, माइनस लैम्डा t मैंने बाहर लिया, तो देख लो माइनस लैम्डा t दोनों से बाहर आ सकता है, दोनों से बाहर लेके आओ, तो बराबर लैम्डा बटे में माइनस लैम्डा, ये बच गया अपने t e की पावर माइनस लैम्डा t बटे, सॉरी कुछ नहीं बचा, प्लस में e की पावर माइनस लैम्डा t, समाकलन किसका? dt। तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो बराबर बच गया माइनस का t, इसका तो माइनस लैम्डा t, लेकिन इसको अगर सोल्व करूं तो प्लस में e की पावर माइनस लैम्डा t बटे माइनस लैम्डा, वही इसका समाकलन करना पड़ेगा ना। अब ये सोल्व हो गया, ठीक है। अब ये 0 से लेके कहां तक है? अनंत तक, तो अब इसकी लिमिट लगा दो, 0 से कहां तक है? अनंत तक। तो रखो पहले कौन सी लिमिट है? अपर लिमिट, तो इसको ये लिख सकता हूं क्या? माइनस
टी अपॉन में ए की पावर लैम्डा टी, क्योंकि किसका है, माइनस का पावर है, ठीक है। तो इसको ये लिखा, प्लस में इसको भी लिख सकता हूं मैं, सॉरी माइनस में 1 बाय लैम्डा इंटू 1 अपॉन ए की पावर लैम्डा टी, क्योंकि e की पावर माइनस लैम्डा टी किधर लेके आ सकता हूं, नीचे, जीरो से लेके कहां तक है, अनंत तक, ठीक है। यहां तक चलो कोई गलती नहीं है यहां तक। यहां तक अगर कोई गलती नहीं है तो अपने पास टो का वैल्यू आया है माइनस का टी बटे ई की पावर लैम्डा टी माइनस 1 बटे लैम्डा 1 अपॉन ई की पावर लैम्डा टी, जीरो से अनंत। तो लिमिट पहले अपर लिमिट रखो, बाद में लोअर लिमिट। तो माइनस का अनंत बटे ई की पावर है, सॉरी टी का लैम्डा गुना अनंत, ठीक है, क्योंकि टी की जगह अनंत रखना है, माइनस 1 बटे लैम्डा गुना 1 बटे ई की पावर लैम्डा गुना अनंत, अपर लिमिट रख दी, माइनस कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखूंगा तो टी की जगह कितना रखना है, 0 बटे में ई की पावर लैम्डा गुना 0 माइनस 1 बटे लैम्डा 1 बटे ई की पावर लैम्डा गुना 0, ठीक है। तो अगर ये देखूं अनंत है, अनंत के नीचे e की घात में e का वैल्यू होता है 2.4, ठीक है। तो उसकी घात भी कितनी है, अनंत। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि कोई संख्या नीचे 2 है, e का वैल्यू 2 से ज्यादा होता है, e का वैल्यू 2 है, 2 की पावर भी कितनी है, अनंत, और उसको भी लैम्डा से क्या करें, गुणा करें। इसका मतलब ये अनंत से बहुत बड़ा हो गया। तो अनंत के नीचे, अनंत के अंदर बहुत बड़ी संख्या है, यानी अगर ऊपर वाला भी अनंत है तो नीचे वाला अनंत का भी बहुत ज्यादा मान है। ये टोटल कितना हो गया, 0, क्योंकि अगर किसी संख्या को अनंत से भाग किया तो कितना आता है, 0। तो इस अनंत की तुलना में ये तो अनंत से भी बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये किसी की पावर अनंत है, ये तो अकेली संख्या अनंत है, ये उसकी पावर अनंत है। तो 0 माइनस 1 बटे लैम्डा गुना 1 बटे ई की पावर कितनी है, ई की पावर अनंत हो गया ना, अनंत का भी बहुत ज्यादा अनंत, तो ये भी कितना हो गया, 0। तो इसको भी 0 रख दो, ठीक है। माइनस ये 0 हो गया, ये माइनस 1 बटे लैम्डा गुना 1 बटे ई की पावर कितना, 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, ये 0 ये भी 0 गया, तो ये अगर बात करें, सही तो चल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये तो 0 हो गया, वो बच गया अपने पास माइनस का 1 बटे लैम्डा गुणा 1 बटे ई की घात 0 का मतलब कितना हो गया, 1। तो ये माइनस माइनस प्लस के लिए 1 बटे लैम्डा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो औसत आयुकाल आता है वो कितना आता है, 1 बटे लैम्डा। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, माध्य आयु या जो औसत आयु का वैल्यू है वो कितना प्राप्त होता है, 1 बटे लैम्डा प्राप्त होता है, यानी वो उस पे कोई संख्या नहीं आ रही, सिर्फ किस पे निर्भर करता है, उसके क्षयांक पर। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं किसी परमाणु, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो माध्य आयु है, ठीक है, वो माध्य आयु है वो हमेशा ही उसके क्षयांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जहां से टो बराबर आता है 1 बटे लैम्डा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, औसत आयु यानी माध्य आयु और अर्धायु में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो अगर औसत आयु की बात करूं तो टो बराबर किसके आता है, 1 बटे लैम्डा, भी निकाला आपने। माध्य आयु का वैल्यू कितना आता है, t, जिसका वैल्यू मैं लिख रहा हूं ln 2 बटे अपने पास क्या आया था, लैम्डा। अगर माध्य आयु की बात, औसत आयु, अर्धायु की बात करूं तो यही तो आया था, जिसको ये लिख सकता हूं मैं, t बराबर ln 2 गुना 1 बटे लैम्डा। तो 1 बटे लैम्डा की जगह क्या लिखा जा सकता है, टो। तो t बराबर लिखते हैं ln 2 टो। और अगर इसको और ज्यादा सॉल्व करें तो ln 2 की जगह t का वैल्यू जो था अपने पास 0.693 बटे लैम्डा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमने, t बराबर 0.693 गुना 1 बटे लैम्डा। 1 बटे लैम्डा क्या लिखा जा सकता है, टो। तो t का वैल्यू आता है 0.693 टो, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार अर्धायु काल और अगर औसत आयु के मध्य संबंध पूछे तो आराम से निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0.693 गुना टो, यानी उसकी माध्य आयु के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके करेंगे क्वेश्चंस।